नमस्कार, मैं हूँ राजीव व्यास। वीएनएम टीवी के बुलेटिन में आपका स्वागत है। देश, दुनिया और शहर जिलों की खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं वीएनएम हेडलाइंस पर। मौजूदा मोदी सरकार का अंतरिम बजट पेश, नहीं हुआ कोई बड़ा ऐलान। गुजरात का सूरत एयरपोर्ट बना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, अब दुनिया से जुड़ेगा गुजरात का डायमंड सिटी। वडोदरा में खाने पीने की दुकानों पर एसओजी और वीएमसी की चेकिंग, नशीले पदार्थों की जांच। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज गुरुवार 1 फरवरी को मौजूदा मोदी सरकार का आखिरी बजट पेश किया। इस दौरान उन्होंने 58 मिनट भाषण दिया। 1 फरवरी का दिन यानी बजट का दिन। आज फिर एक बार बजट पेश किया गया और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने छठा बजट पेश किया। वैसे मौजूदा मोदी सरकार का ये आखिरी बजट था और अंतरिम बजट था, क्योंकि 2 महीने में ही इलेक्शन होने हैं। ऐसे में कोई भी बड़ी घोषणा करने से मोदी सरकार ने परहेज किया है। क्या है इस बजट में खास और क्या नहीं मिला है, किन सेक्टर पर फोकस किया है, आइए आपको बताती हूँ। मोदी सरकार के अंतरिम बजट में 4 सेक्टर्स पर फोकस रहा: गरीब, महिलाएं, युवा और किसान। सबसे पहले आम लोगों से जुड़ी 2 बातें। इनकम टैक्स स्लैब। सरकार ने आम आदमी को इस बार इनकम टैक्स में कोई राहत नहीं दी है। टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया है। इस बार बजट में कुछ भी सस्ता या महंगा नहीं हुआ है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि 2017 में लागू किए गए नए जीएसटी के बाद से बजट में केवल कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी को बढ़ाया या घटाया जाता है, जिसका असर गिनी चुनी चीजों पर पड़ता है। इस बजट में 4 सेक्टर्स पर फोकस रहा। सबसे पहला रहा गरीबों के लिए। सरकार ने 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला। गरीब कल्याण योजना में 34 लाख करोड़ रुपए खातों में भेजे। दूसरा फोकस रहा महिलाओं पर। करीब 1 करोड़ महिलाएं लखपति दीदी बनी। अब 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य है। तीसरा फोकस रहा युवाओं पर। स्किल इंडिया मिशन के तहत 1.4 करोड़ युवाओं को ट्रेंड और 54 लाख लोगों को दोबारा से सिखाया गया। 3000 नई आईआईटी बनाई गई। उच्च शिक्षा के लिए 7 आईआईटी, 16 आईआईटी, 7 आईआईएम, 15 एम्स और 300 यूनिवर्सिटी स्थापित की जाएगी। और चौथा फोकस रहा किसान। पीएम किसान योजना से 11.8 करोड़ लोगों को आर्थिक मदद मिली है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बजट पर कहा कि ये बजट विकसित भारत के युवा, गरीब, महिला और किसान पर आधारित है। ये देश के निर्माण का बजट है। निर्मला जी का ये बजट देश के भविष्य के निर्माण का बजट है। इस बजट में 2047 के विकसित भारत की नींव को मजबूत करने की गारंटी है। मैं निर्मला जी और उनकी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, इस बजट में युवा भारत की युवा आकांक्षाओं का, भारत की यंग एस्पिरेशंस का प्रतिबिंब है। बजट में 2 महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। रिसर्च और इनोवेशन पर 1 लाख करोड़ रुपए का फंड बनाने की घोषणा की गई है। बजट में स्टार्टअप्स को मिलने वाली टैक्स छूट के विस्तार का भी ऐलान किया गया है। वहीं गुजरात के वडोदरा में भी फेडरेशन ऑफ गुजरात इंडस्ट्रीज द्वारा बजट को लाइव देखने की व्यवस्था की गई और एफजीआई के पदाधिकारियों ने बजट पेश होने के बाद अपनी प्रतिक्रियाएं भी दी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज अपना छठा बजट पेश किया है। क्या है इस बजट में खास और इससे उद्योगों को और देश में क्या फर्क होगा, ये जानते हैं प्रियंका वर्मा जी से। प्रियंका जी, जो बजट आया है, निर्मला जी ने पेश किया है, क्या है इसकी खास बातें, क्या कहेंगे, कितना फायदा होगा? बहुत सारे फ़ायदे देखे हमने, स्टार्टिंग फ्रॉम इम्प्रूवमेंट इन जीडीपी, विमेन एम्पावरमेंट, गर्ल्स और विमेन में इतने जो एजुकेशन बेनिफिट्स दिए हैं, जिसका ग्रोथ 48% तक देखा गया है।
स्मॉल वर्क के लिए भी जो उन्होंने काफ़ी वर्क किया है, लाइक आशा वर्कर्स के लिए, आंगनवाड़ी वर्कर्स के लिए, और लाइवलीहुड इम्प्रूव करने के लिए ऑफ स्मॉल वर्कर्स. सो दैट वेज आई सी लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट. और उन्होंने कहीं पर भी डाउनफॉल नहीं दिखाया है. सो दैट वेज पर्सनली मुझे कोई लॉस नहीं दिखता. और फ्यूचर में मुझे बहुत एक्सपेक्टेशंस हैं, काफ़ी कुछ आएंगे जो इम्प्रूव करेंगे हमारी लाइफ. मैम, इंडस्ट्री को क्या आशाएं थी और कितनी फुलफिल हुई है? तो MSMEs के लिए उन्होंने काफ़ी पॉजिटिव साइंस दिए हैं. सो आई एम श्योर फ्यूचर में वो बेनिफिट करेंगे MSMEs को भी. एंड देर आर मल्टीपल थिंग्स विच आई डोंट रिमेंबर राइट नाउ, बट येस आई कुड सी दैट येस देर इज़ अ ह्यूज ग्रोथ एस्पेक्ट विच वी कैन एक्सपेक्ट इन फुल टर्म बजट. लेकिन चुनावी बजट था, कुछ अच्छा और कुछ बड़े की उम्मीद थी, ऐसा कुछ हुआ नहीं है. चुनावी पर तो मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगी, बिकॉज दिस इंटरिम बजट इज़ समथिंग विच इज़ रिक्वायर्ड टू कीप गवर्नमेंट रनिंग अंटिल इलेक्शंस. ठीक है. सो इलेक्शंस जब तक नहीं हो जाते हैं, जब तक हमारा फुल टर्म बजट नहीं प्रेजेंट होता है, तब तक वी शुड लिव विद इट एंड लिव विद द होप कि इन फ्यूचर वी विल गेट समथिंग बिगर. चलिए, भविष्य में कुछ अच्छा होगा, ये इस बजट से कहा जा सकता है और यही आशा लगाई जा रही है. मौजूदा मोदी सरकार का आखिरी बजट आज केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश कर दिया है. देश को काफ़ी उम्मीदें थी, लेकिन कोई बड़ा ऐलान नहीं हुआ है. बजट को किस तरह देख रहे हैं आप? कोई बड़ी घोषणाएं सरकार ने नहीं की है. बजट चुनावी होने के बावजूद सरकार बचती हुई नजर आई है बड़ी घोषणाओं से. ये इंटरिम बजट होने के नाते इसमें कोई अनाउंसमेंट की कोई उम्मीद है ही नहीं, इसीलिए कोई मेजर अनाउंसमेंट है ही नहीं. बट अभी जो साल भर में जो भी स्कीम डिक्लेयर हुई है और जो भी इंडिया में डेवलपमेंट हो रहा है, उसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ में क्या क्या फ़र्क पड़ेगा, वो मैं आपको 3-4 चीज़ें जो उभर के बाहर आ रही है. पहली चीज़ ऐसी है कि मंदिर इकोनॉमिक्स. इकोनॉमी में कभी ऐसा वर्ड नहीं कभी किसी ने सुना था कि मंदिर इकोनॉमिक्स. क्या डेफिनेशन भी नहीं है. ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी देखोगे मंदिर इकोनॉमिक्स आपको नहीं दिखेगा, पर मेरे ख्याल से 1 साल के बाद ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी भी मंदिर इकोनॉमिक्स वर्ड आ जाएगा, क्योंकि इंडिया में उसका बहुत बड़ा फ़ायदा हम दिख रहे हैं कि काफ़ी रिलीजियस प्लेसेस का डेवलपमेंट की वजह से, खाली उत्तर प्रदेश को अयोध्या राम मंदिर की वजह से 15,000 करोड़ रुपये का एक्स्ट्रा रेवेन्यू टूरिज़्म की थ्रू होने की संभावना है. ऐसा दूसरा है कि रूफ सोलर स्कीम जो अनाउंस किया है 22 जनवरी को प्राइम मिनिस्टर ने, उसके लिए उसकी वजह से एवरेज फैमिली को कम से कम 30,000 से 35,000 रुपये का फ़ायदा हर एक छोटे छोटे फैमिली के, उसमें इनकम स्लैब दिया गया है कि जिसका इनकम स्लैब इतना ही है उनको ये बेनिफिट दिया जाएगा. तो मेरे ख्याल से 1 करोड़ घर जो 35,000 रुपये का सेविंग एक्स्ट्रा करेगी, वो पैसा इंडियन इकोनॉमी में आएगा. लोग ज़्यादा कुछ कपड़े लत्ते खरीदेंगे, ज्वेलरी खरीदेंगे, या फिर वाइट गुड्स, टीवी, वॉशिंग मशीन खरीदेंगे, तो ये पैसा सिस्टम में आएगा, तो इससे GST का कलेक्शन बढ़ेगा. तो ये ओवरऑल फ़ायदा है. ग्रीन हाइड्रोजन जो रिन्यूएबल पावर मिशन की वजह से ग्रीन हाइड्रोजन का जो इन्वेस्टमेंट बड़े उद्योग ग्रुप कर रहे हैं, अदानी और अंबानी, तो वो कम से कम 2-3 साल में ये प्रोजेक्ट ख़त्म हो जाएगा. इसकी वजह से क्या उम्मीद है कि इंडिया का एवरेज पावर कॉस्ट, हम लोग आज की तारीख में इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को हर महीने 6 या 7 रुपये पर यूनिट दे रहे हैं और इंडस्ट्री दे रही है 9 से 10 रुपया. वो कम होते हुए 6 से 7 रुपये हम लोग कम से कम उनका एक्सपेक्टेशन है कि 3 से 4 रुपया पर यूनिट इलेक्ट्रिसिटी का देना पड़ेगा. तो इट्स बिग सेविंग एज फार एज इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट इज कंसर्न. दूसरा जो नया टर्म इस साल दिया गया, जो बोला कि जो अब तक FDI को हम जानते रहे हैं कि व्हाट इज़ FDI, व्हाट इज़ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो विदेशियों का इंडिया में निवेश हो रहा है उसको फॉर FDI बोलते रहे हैं. पर अभी इसको फाइनेंस मिनिस्टर ने वो टर्म को ऐसा ट्विक किया कि FDI इज़ फर्स्ट डेवलप इंडिया, जैसे मेक इन इंडिया का सपोर्ट करते हुए एक नया टर्म उभर के बाहर आया है, फर्स्ट डेवलप इंडिया. पहले इंडिया में इन्वेस्टमेंट करो, जैसे नए एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग है, सबमरीन का प्रोजेक्ट है, नया फ्रांस का अभी प्राइम मिनिस्टर जी इधर आए थे तो नया हेलीकॉप्टर का नया प्रोजेक्ट है. तो सब इंडिया में इन्वेस्टमेंट भी फॉरेन से आएगा और इन्वेस्टमेंट भी इसका मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में होगा. लोगों को रोजगारी बढ़ेगी, एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट होगा और ये सब इकोनॉमी में फ़र्क आएगा. तो ये सब चीज़ें काफ़ी अच्छी उभर के बाहर आई है, जो
इंडियन इकोनॉमी जो मैंने बताया कि अल्टीमेटली गोल टू टेक इंडिया टू थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड, इसको अभी जो गैप है वो गैप को धीरे धीरे कम होते हुए दिख रहा है। मेरे ख्याल से 1 या 2 साल में थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी पहुंचने की काफ़ी उम्मीद है। चलिए, बजट आगे चलकर देश को फायदेमंद साबित हो सकता है, ये उम्मीद जरूर लगाई जा रही है। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो बजट पेश किया है, अंतरिम बजट, उसे देखने की व्यवस्था एफजीआई में की गई थी और उद्योगों को इससे क्या फ़ायदा होगा, उद्योगों को क्या उम्मीद थी और क्या उम्मीदें पूरी हुई है, ये हम जानेंगे एफजीआई के प्रेसिडेंट तारक पटेल से। तारक जी, जो बजट आया है कुछ भी उसमें खास नहीं दिख रहा है, उद्योगों को कोई खास उम्मीदें थी? मैडम, जैसे आपने कहा कि बजट में कुछ खास नहीं दिख रहा है, बट एक इंटरिम बजट था, सो हम जानते हैं कि इंटरिम बजट की मर्यादाएं क्या होती है, इसलिए उद्योगों को वैसे कुछ ज़्यादा उम्मीदें नहीं थी इन टर्म्स ऑफ एनी डायरेक्ट ब्रेक्स, टैक्स ब्रेक्स की कुछ। बट आप देखें तो मैडम ने जो बजट प्रेजेंट किया है उसमें ओवरऑल सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात हुई है फ्रॉम अ ग्राउंड लेवल, यानी गरीब के हाथ में अगर पैसा नहीं आ रहा है, बट जब उसके लिए घर बनाए जा रहे हैं, कि उसके लिए फार्मर्स के लिए लोन्स दिए जा रहे हैं, तो इनडायरेक्टली उनको बेनिफिट हो रहा है। और दूसरा हम देखें, कई चीज़ों का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बेनिफिट होता है। जैसे रूफटॉप सोलराइजेशन की बात की तो किसी को 300 यूनिट पर मंथ मिल रहे हैं और जो 20,000 रुपीज़ पर ईयर का बेनिफिट होगा, बट जो हम नहीं जानते वो उसके पीछे ये कि इंडिया ने कुछ COP27 में कमिटमेंट्स दिए है टुवर्ड्स मेकिंग इंडिया ग्रीनर कंट्री, जो ग्लोबल क्लाइमेट चेंज के लिए हमने जो कमिटमेंट्स दिए। तो जब ये सोलर प्रोजेक्ट्स इतने करोड़ों घरों में लगेंगे तो वो हमारा कमिटमेंट ऑन इंटरनेशनल लेवल भी फुलफिल हो रहा है। आप इंडस्ट्री को ज़्यादा कुछ डायरेक्ट नहीं बेनिफिट मिला है, बट जब पोर्ट कनेक्टिविटीज़ की बात करें, कि फ्रेट कॉरिडोर्स की बात करें, तो इंडस्ट्री को ज़्यादा इसमें फ़ायदा ये तरह से होगा कि हमारा जो सरफेस मूवमेंट है वो ईजियर हो जाएगा। जो आज रोड से मूवमेंट हो रही है उससे अच्छा ट्रेन मूवमेंट होती है, तो कॉस्ट हमारी रिड्यूस होती है। सो ये इनडायरेक्ट बेनिफिट्स काफ़ी है। जब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होती है, नए रोड्स बनाए जा रहे हैं, नए फ्रेट कॉरिडोर्स बन रहे हैं, तो ऑब्वियसली सीमेंट स्टील इंडस्ट्री को फ़ायदा होगा, नए रोज़गार जनरेट होंगे। ये बजट ऐसा है कि हमको जो आया है उसमें थोड़ी सिल्वर लाइनिंग्स ढूंढ के अपना फ़ायदा देखना पड़ रहा है। अब हमें नज़र जुलाई की ओर है। जब इलेक्शन के बाद जब पहला बजट आएगा, आई एम प्रिटी श्योर कि सबके लिए उसमें ज़्यादा कुछ न कुछ खुशियों का ऑप्शंस होंगे। जैसे इलेक्शन खत्म होंगे पूर्ण बजट पेश किया जाएगा, और क्योंकि इस बार कुछ नहीं मिला है, ऐसे में उम्मीद है कि आने वाले जो बजट पूर्ण बजट पेश होगा उसमें कुछ ना कुछ इंडस्ट्री और आम लोगों के लिए ज़रूर होगा। केंद्र सरकार ने गुजरात की हीरा नगरी सूरत के हवाई अड्डे को इंटरनेशनल एयरपोर्ट घोषित कर दिया है, जिससे अब दुनिया भर के लोग सूरत से सीधे जुड़ पाएंगे। केंद्र सरकार ने गुजरात के लोगों को बड़ी सौगात दी है। सरकार ने सूरत हवाई अड्डे को गैजेट जारी कर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा दे दिया है। अब सूरत हवाई अड्डे से यात्री विदेश के लिए उड़ान भर सकेंगे। 15 दिसंबर 2023 को केंद्र की मोदी सरकार ने सूरत को इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने का प्रस्ताव पारित किया था। इस एयरपोर्ट के निर्माण में लगभग 353 करोड़ रुपए की लागत लाई है। सरकार की योजना सूरत को सीधे बैंकॉक, मलेशिया और सिंगापुर जैसे देशों से जोड़ने की है, ताकि यहां के कपड़ा और हीरा बाजार को बढ़ावा मिल सके। केंद्र सरकार के गैजेट में सूरत एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का आधिकारिक दर्जा मिलने पर केंद्रीय रेलवे और टेक्सटाइल राज्य मंत्री दर्शना जरदोश ने खुशी व्यक्त की है। सूरत को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने के लिए विजनरी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। सूरत की प्रजा की ओर से और हम सब की ओर से उनको बहुत धन्यवाद, क्योंकि सूरत फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी ऑफ द वर्ल्ड है। डायमंड, टेक्सटाइल और जरी उद्योग के साथ में इंडस्ट्रियल बेल्ट होने के साथ साथ एक स्मार्ट सिटी भी है। इसी शहर को इसकी ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए जिस तरह से इंटरनेशनल हवाई अड्डा घोषित करने के साथ में उनको बहुत फ़ायदा भी मिलेगा, और बहुत सालों से जो एक लोगों की अपेक्षा थी आज परिपूर्ण करने के लिए 2047 में हम जब विश्व गुरु की ओर आगे बढ़ेंगे, उसी समय भारत को एक नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए सूरत का भी बहुत बड़ा योगदान होगा, और ये अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इसमें बहुत मददरूप साबित होगा। तो मैं हमारे प्रधानमंत्री जी का फिर से धन्यवाद करती हूँ। गुजरात के कच्छ में इनकम टैक्स विभाग के सर्च ऑपरेशन से हड़कंप मच गया है। गुजरात के वडोदरा शहर में भी अब कहीं ना कहीं नशीले पदार्थों का सेवन जो है बढ़ता जा रहा है। खासकर
कुछ ही दुकानों पर चाय पीना या वहीं से पान खाना, ऐसी एक्टिविटीज़ बढ़ती जा रही है और शहर पुलिस और वडोदरा महानगर पालिका के संज्ञान में भी आया है। और उसी के चलते एसओजी और फूड सेफ्टी विभाग द्वारा वडोदरा के सयाजीगंज इलाके में डेडीडैन सर्कल पर सभी दुकानों में जांच हो रही है और यहां से सैंपल भी लिए जा रहे हैं। वडोदरा शहर में एसओजी द्वारा एक खास छापेमारी को अंजाम दिया जा रहा है, जिसके तहत खाद्य पदार्थों की चेकिंग हो रही है। सर, ये किस तरह की चेकिंग आज आप कर रहे हैं और कुछ लोगों पर कार्रवाई भी हुई है? हाँ, ऐसा है कि कई बार आपने ये सुना होगा कि कई एक ही जगह हमें चाय पीने का या पान खाने का मन करता है बार बार, या फिर बच्चों की तरफ से कई बार जिद होती है कि स्कूल के बाहर जो ईटरीज है वहीं पे उनको खाना है। दे ऑलवेज प्रीफर टू ईट देयर ओनली। तो पुलिस कमिश्नर श्री गहलोत साहब की सूचना से आज हम वडोदरा शहर पुलिस एसओजी की टीम और वडोदरा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के फूड विभाग के फूड सेफ्टी ऑफिसर के साथ आज एक साथ अलग अलग 20 जगहों के ऊपर हमने छापेमारी की है। ये छापेमारी के दरमियान हमने अलग अलग फूड सैंपल्स, कंट्रोल सैंपल्स हमने कब्जे किया है और यही फूड सैंपल्स को हम लैब टेस्टिंग के लिए भेजेंगे। हमारा पर्टिकुलर टारगेट ये है कि ये फूड सैंपल के अंदर किसी प्रकार के कोई नशाकारक पदार्थ तो नहीं मिलाए जा रहे, जिसकी वजह से पब्लिक एक की एक जगह खाने के लिए आदी हो जाए। तो इस प्रकार से आज कार्रवाई की है और ये कार्रवाई फ्यूचर में भी इसी तरह सरप्राइजली चलती रहेगी। तो ये वडोदरा शहर को एक एंटी ड्रग का एक पूरा कैंपेन हम चला रहे हैं। इसमें ड्रग फ्री वडोदरा कैंपेन के अंतर्गत आज रोज ये कार्रवाई चल रही है। सर, वडोदरा यहाँ आपने चेकिंग के दौरान खेतलापा और डिलक्स पान सेंटर को बंद करवाया है, वहाँ क्या कोई गड़बड़ी पाई गई है? देखिए, गड़बड़ी का ऐसा है कि हमारा जो आज का जो मेन मकसद जो है वो फूड सैंपल्स लेना है और उसको लैब टेस्टिंग के लिए भेजना है। ये जो बंद कराने के लिए मतलब फूड सेफ्टी ऑफिसर्स जो हमारे साथ हैं, तो हर एक स्टॉल धारक के लिए वो उनका जो फूड का जो लाइसेंस है वो उनको दुकान के ऊपर रखना है। तो जिस जगह ये लाइसेंस नहीं होगा वो फूड सेफ्टी ऑफिसर्स के द्वारा उसको बंद किया जा रहा है। यानी अभी बेसिक वो पाई गई है। सर, बहुत सारी जगह नशीली चॉकलेट्स की बिक्री हो रही है, नशीले सिगरेट्स की बिक्री हो रही है, क्या आने वाले दिनों में उस पर भी सघन कार्रवाई होगी? देखिए, इस बारे में हमारा ऑलरेडी वर्कआउट चालू है और पास्ट में भी जैसा आप सब जानते हैं हमने कार्रवाई की भी है इसके बारे में। पर कई बार ऐसा है कि अभी ये मतलब पब्लिक अवेयरनेस भी एक अच्छा हो रहा है, तो पब्लिक को भी पता है कि कौन सी चीज़ हमें लेनी है नहीं लेनी है। और हमने इसके लिए एक सेमिनार भी किया, जैसे कल हमने फूड एंड ड्रग विभाग की तरफ से पूरे वडोदरा केमिस्ट एसोसिएशन को हमने इकट्ठा किया था। जो नशीली दवाई जो ओवर दी काउंटर मेडिकल स्टोर्स में मिलती है उनको भी हमने रोकने के लिए अलग से हमारी कार्रवाई चालू है। तो हर एक पहलू के ऊपर हमारी तरफ से कार्रवाई हो रही है। सर, एक आखिरी सवाल, स्टेशनरी की दुकानों में पंचर बनाने के लिए जो ट्यूब बिकती है उसका नशा वडोदरा शहर के बहुत सारे लोग करते हैं, उस पर कोई कार्रवाई होगी क्या? जी, अभी पिछले 15 दिन में ही हमने जो स्टेशनरी सेलर्स एसोसिएशन है वो उनके साथ भी हमने मीटिंग किया है और स्टेशनरी की ये जो वाइटनर्स जो आते हैं उनको रोकने के लिए ये सीधा किसी भी बच्चों को या फिर ऐसे कोई भी नशेड़ी इंसान को न दिया जाए, इसके लिए हमने अवेयरनेस कैंपेन भी किया है। हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया है और सभी स्टेशनरी विक्रेताओं की तरफ से हमें इसके लिए सहकार मिल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया वीएनएफ से बातचीत के लिए, थैंक यू सो मच। कार्यवाही लगातार चल रही है और आने वाले दिनों में भी हो सकता है कि कार्यवाही चलती रहे, क्योंकि वडोदरा शहर में नशीले पदार्थों का सेवन बढ़ता जा रहा है और उसे रोकने की ये पूरी कवायद है। जिग्नेश गोहिल हमारे साथ है। गोहिल साहब, ये किस तरह की कार्यवाही आज की जा रही है? खास करके जो MS यूनिवर्सिटी है और ये नज़दीक की जो स्कूल है वहाँ क्या विद्यार्थी लोग यहाँ आते हुए मतलब અહીંયા અગર વધારે પબ્લિક આવતી હોય છે તો શું કારણથી આ લોકો એટલી વસ્તુ અહીંયા એડિક્ટ થાય છે ને એની તપાસ માટે ખાસ કરીને ચા છે, ચાનો રો મટીરિયલ છે, તેમજ એની બિસ્કિટ છે, તમામ વસ્તુનું આપણે સેમ્પલ લઈએ છીએ અને તેને આપણે લેબોરેટરીમાં તપાસ માટે આપી દેવાના છે। કોઈ નશીલો પદાર્થ મળ્યો હોય કે એવી કોઈ એ રીતે ખબર નહીં પડે। એકવાર અમારા FSI પ્રમાણે જે
ટેસ્ટિંગમાં હોય તો જ ખબર પડશે, મને નહીં ખબર પડે. फूड सेफ्टी विभाग के ऑफिसर भी यहाँ कार्यवाही कर रहे हैं और इसी तरह की कार्यवाही आगे भी जारी रहेगी। वडोदरा शहर के नागरिकों और खास करके युवाओं को, स्टूडेंट्स को जो नशे की ओर आगे बढ़ते जा रहे हैं, नशे के दलदल में फंसते जा रहे हैं, उन्हें नशा मुक्त वडोदरा अभियान के तहत उन्हें उन चुंगाल में से निकालने की कोशिश एसओजी द्वारा की जा रही है। और वडोदरा के पुलिस कमिश्नर डॉक्टर अनुपम सिंह गहलोत पिछले कई दिनों से ये अभियान चला रहे हैं और उसी के तहत इस छापेमारी को अंजाम दिया गया है। आने वाले दिनों में भी वडोदरा शहर में ये छापेमारी जारी रहेगी। ऐसे में नशीले पदार्थों के साथ खाद्य पदार्थों की बिक्री करने वाले लोगों को चौकन्ना हो जाने की जरूरत है। वीएनएम टीवी पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। बने रहिए हमारे साथ। Part of the RR Global Conglomerate with a presence in over 50 countries, RR Kabel is a leading Indian wires and cables brand, a wide range offering excellent quality and trustworthiness. RR also has a wide range of lighting solutions. Choose from several options that can light up your home or office. Presenting appliances from RR, increasing the style quotient of your home. Delivering convenience every day. RR fans, lighting solutions, air coolers, water heaters, irons and more. When it comes to trust, quality and convenience, ask for home appliances from RR Kabel, your one-stop electric goods solutions provider. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। गुजरात के डेडियापाड़ा के आम आदमी पार्टी के विधायक चैतर वसावा आखिरकार 49 दिनों बाद जेल से बाहर आए हैं। गुजरात के नर्मदा जिले में डेडियापाड़ा के आम आदमी पार्टी विधायक और आदिवासी अग्रणी चैतर वसावा आखिरकार जमानत पर रिहा हुए हैं। पिछले 49 दिनों से चैतर वसावा जेल में बंद थे। चैतर वसावा की जमानत कुछ दिनों पहले ही हो गई थी, लेकिन उन्होंने पत्नी के साथ ही जेल से रिहा होने का मन बनाया था और आखिरकार चैतर वसावा के आज जेल से बाहर आने से समर्थकों में भारी उत्साह देखा गया। विधायक का स्वागत करने के लिए राजपिपला जेल के बाहर लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। यहां पुलिस का चुस्त बंदोबस्त भी देखा गया। चैतर वसावा की पत्नी वर्षा वसावा, आम आदमी पार्टी के नेता इसुदान गढ़वी, गोपाल इटालिया और मनोज सोरठिया चैतर वसावा को लेने पहुंचे। यहां जमकर नारेबाजी की गई और दिवाली जैसी आतिशबाजी भी देखने मिली। जेल में से बाहर आने के बाद आम आदमी पार्टी के नेता चैतर वसावा ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। મને અને મારા પરિવારને રાજકીય ષડયંત્ર અંતર્ગત અમને ફસાવવામાં આવ્યા હતા અને છેલ્લા 3 મહિનાથી મારા ધર્મપત્ની શકુંતલા અહીંયા જેલમાં છે અને મને જ્યારે નામદાર કોર્ટે સેશન કોર્ટે જામીન આપ્યા છે
અને શરતી જામીન આપ્યા છે અમે એમને આવકારીએ છીએ અને આ શરતો કાઢવા માટે આવનાર દિવસોમાં આગળની હાઈકોર્ટની અપીલ પણ અમે કરીશું. સાથે સાથે ગુજરાતની પ્રજા માટે અમે બોલીએ છીએ, આદિવાસી સમાજ માટે અમે બોલીએ છીએ. નર્મદાના પૂર વખતે અમે બોલ્યા હતા. આ વિસ્તારોમાં નેશનલ હાઈવે હોય, જીઆઈડીસીઓમાં જે આદિવાસીઓની જમીનો જાય છે એના માટે અમે બોલીએ છીએ. યુવાનો માટે બોલીએ છીએ, શિક્ષિત બેરોજગારો માટે બોલીએ છીએ. જે આ ભાજપ સરકારને ગમતું નથી અને એના માટે આ ભાજપ સરકાર ખોટા ષડયંત્ર બનાવીને અમને ફસાવી રહેલા છે. જે જંગલ ફોરેસ્ટના અધિકારીએ મારા પર ફરિયાદ કરી છે એમને ખબર હોવી જોઈએ આદિવાસી આદિ અનાદિ કાળથી આ જંગલમાં વસનારો આદિવાસી છે. આ જળ જંગલ જમીન એ આદિવાસીઓની છે. વન અધિકાર અધિનિયમ 2006 અંતર્ગત અમને દાવા હક મળ્યા છે જે જમીનો અમે ખેડીએ છીએ અને આવનાર દિવસોમાં પણ જેને જમીન અધિકાર સનદ નથી મળ્યા એના માટે પણ અમે લડીશું. એટલે અમે ક્યારે ભાજપ સરકારથી ડરવાના નથી. ભલે અમને જેલ કરી છે પણ વધારે તાકાતથી અમે ભાજપ સામે લડવાના છે. મારા ધર્મપત્ની છેલ્લા 90 દિવસથી જેલમાં છે. અમે સાથે આવવાના હતા પરંતુ સંજોગો વસાત અને એમનો આગ્રહ હતો કે વિધાનસભાનું સત્ર ચાલુ થઈ ગયેલું છે અને લોકોના પ્રશ્નો તમારે ઉઠાવવાના છે. એમના આગ્રહને માન રાખીને હું વિધાનસભાના સત્રના લીધે આજે જેલથી બહાર આવેલો છું અને આવનાર દિવસમાં ગુજરાતની પ્રજા હોય કે આદિવાસી સમાજ હોય એમના માટે અમે વિધાનસભામાં પણ લડીશું અને અવાજ બુલંદ કરીશું. ભરૂચ લોકસભા ચૂંટણીમાં માન્ય અરવિંદ કેજરીવાલજી અને ભગવત માનજી મારી મુલાકાતે આવ્યા હતા અને એમણે કીધું છે કે ચૈતરભાઈ તમારે લડવાનું છે. એટલે અમારા રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ જયારે કહેતા હોય ત્યારે અમે પૂરી તાકાતથી ભરૂચ લોકસભા લડવાના છે અને ભરૂચ લોકસભા જીતવાના પણ છે. હું એક લોક પ્રતિનિધિ છું. મને અહીંના લોકોએ 1 લાખથી પણ વધારે મતોથી ચૂંટાયા છે અને અહીંના લોકોએ ધારાસભ્ય જેવા લોક પ્રતિનિધિ પર એના વિસ્તારમાં એના ઘરે પ્રવેશ બંધી તો દુઃખની વાત છે. આજે દેશની લોકશાહી ખતમ છે પણ અમે લોકહિત માટે અને લોકશાહી બચાવવા માટે પણ લડીશું અને જે પણ શરતો છે એને નાબૂદ કરવા માટે અમે નામદાર હાઈકોર્ટમાં આગળ પિટિશન કરીશું. ગઠબંધન રાષ્ટ્રીય કક્ષાના નેતાઓ કરતા હોય છે. 28 જેટલા દળોનું ગઠબંધન છે. આવનાર દિવસોમાં અમે ગઠબંધનમાં રહીને લડીશું અને ભરૂચ લોકસભા હોય કે બીજી ગુજરાતની બીજી લોકસભા હોય ગઠબંધન જે પણ નક્કી કરશે એ અમને માન્ય રહેશે ને એ રીતના અમે આગળ વધીશું. મુમતાજબેન પટેલ સ્વર્ગીય હેમંતભાઈ પટેલના પુત્રી છે અને ઘણું સામાજિક કાર્ય પણ કરે છે. એ લોકોની વચ્ચે પણ કાયમ રહેતા હોય છે. સ્વાભાવિક છે કે એમણે પણ લોકસભા લડવાની છે પરંતુ ગઠબંધન જે પણ નક્કી કરશે એ ગઠબંધનને આખરી નિર્ણય હશે રાષ્ટ્રીય કક્ષાના નેતાઓ નક્કી કરશે એ પ્રમાણે અમે આગળ વધીશું. અમારી હાલના તબક્કે ભરૂચ લોકસભા લડવાની પૂરેપૂરી તૈયારી છે અને અમે મજબૂત ઉમેદવાર પણ છે. અપક્ષના ધારાસભ્ય કે કોંગ્રેસના ધારાસભ્ય ભાજપની દબાણ વશ આવીને રાજીનામા આપ્યા હશે. ભાજપે અમારા પણ સામ દામ દંડ ભેદ નીતિ અપનાવી જ છે. આ પણ એક રાજકીય ષડયંત્રનો ભાગ જ છે. પણ ચૈતરભાઈ વસાવા આદિવાસી સમાજમાંથી આવે છે. જે સમાજે અંગ્રેજોને પણ અહીંયા હંપાવ્યા હતા. બિરસા મુંડાના અમે વંશજો છે. અમે ક્યારેય ભાજપ સામે નમવાના નથી પણ પૂરી તાકાતથી અમે ભાજપ સામે લડીશું. આ ફોરેસ્ટના વિભાગે 4 દિવસ પછી મારા પર ફરિયાદ કરી છે. હજુ એ ફરિયાદમાં કોઈ તથ્ય નથી કે કોઈ પુરાવા નથી. પોલીસે એક ઉપજાવી કાઢેલી વાર્તા છે. પોલીસે એવું કીધું છે કે આ માથાભારે શખ્સ છે, તમસી મગજનો માણસ છે, જાનમાલને નુકસાન કરે છે અને ડીગા પાટુનો વારે ઘડે માર મારે છે. હવે આ લોકોએ મને ચૂંટ્યો છે તો કોને મેં ડીગા પાટુના માર મારું છું ભાઈ? કોના જાનને કોના માલને મેં નુકસાન કર્યું છે? એટલે કોઈના જાન માલને અમે નુકસાન નથી કર્યું કે અમે માથાભારે માણસ પણ નથી. અમારે જો માથાભારે માણસ બનવું હોય તો આ વિસ્તારમાં જંગલ ખાતું તો શું પોલીસની બી તાકાત નથી કે પ્રવેશ કરી શકે? એટલે આ પોલીસે અને ભાજપના લોકોએ બનાવી કાઢેલી વાર્તા છે. આવનાર દિવસોમાં સત્યનો વિજય થવાનો છે. સત્ય હાલ પરેશાન થઈ શકે છે પણ સત્ય પરાજિત નથી થવાનો. સત્યનો વિજય થશે. ચૈતરભાઈ વસાવાનું હાલનું સરનામું નર્મદા અને ભરૂચ જિલ્લામાંથી બહાર રહેવાનું સૂચવેલું છે. નામદાર કોર્ટનો અમે માન આપીએ છીએ, સન્માન આપીએ છીએ. હાલ હું ગાંધીનગર સેક્ટર 21 7મો બ્લોક 7મો रूम ત્યાં મારું જે ક્વાર્ટર છે ત્યાં હાલના તબક્કે હું રોકાવાનો છું. वीएनएम टीवी की खबरें अब आप YouTube, Facebook, Instagram के अलावा OTT प्लेटफॉर्म पर भी लाइव देख सकते हैं. डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी और जियो फाइबर पर 498 नंबर के चैनल पर भी 24 घंटे वीएनएम टीवी आपके लिए उपलब्ध है. देखते रहिए वीएनएम टीवी. नमस्कार.